हेलो फ्रेंड्स, आज हमें पढ़ना है एनआईएस हिंदी 201 का चैप्टर नंबर 11 पार्ट 11 सार लेखन। पढ़ते हैं हम। विचारों को, जो भी हमारे थॉट्स आते हैं उसको क्या कहते हैं? विचारों को भाषा में अभिव्यक्त करने की अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं। मतलब जो आपके थॉट्स आते हैं ना, आप लिख सकते हो, बहुत तरीके से लिख सकते हो। तो जो उसकी पॉसिबिलिटी है ना लिखने की वो बहुत है। कई बार हम छोटी से छोटी बात का वर्णन बहुत विस्तार से करते हैं, तो कई बार बहुत लंबी चौड़ी विस्तृत बात को एकदम थोड़े शब्दों में व्यक्त कर लेते हैं। मतलब कह रहे हैं, कभी कभी छोटी बात को हम बहुत बड़ी बात में बना के लिख देते हैं, और कभी कभी बहुत बड़ी बात को छोटी बात में बना के लिख लेते हैं। जिस प्रकार छोटी सी बात को विस्तार देना एक कला है, जिस तरह से छोटी सी बात को बड़ी बात बना के बताना एक कला है, उसी तरह विस्तार से कही गई बात को कम शब्दों में व्यक्त कर देना भी एक कला है। विस्तार से कही हुई बात को भी कम शब्दों में बता देना एक कला है। विस्तार से कही गई बात को कम शब्दों में कहना ही सार लेखन कहलाता है। बात समझ आ गई होगी कि सार लेखन का मतलब क्या है। विस्तार से अगर हम किसी बात को, मतलब अगर कोई बात है विस्तार से है और उसको हमने कम शब्दों में बता दिया, तो सार लेखन कहेंगे। आइए इस पाठ में हम इस कला का अभ्यास करेंगे। तो क्या अभ्यास करते हैं, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है उद्देश्य, जैसा कि हर एक पाठ में होता है कि इसको पढ़ने के बाद, इस पाठ को पढ़ने के बाद हम किस काबिल बन जाएंगे। पहला है सार के अर्थ और उसकी उपयोगिता का उल्लेख कर सकेंगे। सार का क्या अर्थ होता है और इसकी उपयोगिता, क्या यूजेबल होता है, क्या फायदा है, उसको हम बता पाएंगे। सार और भाव पल्लवन में अंतर बता सकेंगे। सार क्या है, भाव पल्लवन क्या है, उसके बारे में अंतर बता सकेंगे। अभी तो आपको भाव पल्लवन शायद ना पता हो, जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। अभी बताना ज्यादा फायदा नहीं होगा आपको, आगे से पढ़ना ही है। थर्ड है सार लेखन के विभिन्न रूपों का उल्लेख करेंगे। मतलब इसके जो अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो सीखेंगे हम। सार लेखन की प्रक्रिया का वर्णन कर सकेंगे कि क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, वो सीख पाएंगे। उपयुक्त भाषा शैली में सार लेखन कर सकेंगे, है ना। जो भी भाषा शैली है उसमें हम सार लेखन कर सकेंगे। 11.1 सार लेखन का अर्थ और उपयोगिता। आइए हम समझें कि सार लेखन क्या है और हमारे लिए उसकी क्या उपयोगिता है। यह तो आप जानते ही हैं कि हमारे जीवन में व्यस्तताएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, है ना। व्यस्तताएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं और समय का अभाव होता जा रहा है। मतलब क्या है, हमारी जीवन कह लो या पूरी दुनिया में देख लो, सब लोग क्या है, बिजी चल रहे हैं। किसी के पास समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं है ना। तो अब आप अगर किसी बात को बड़े में बताओगे तो उसे समझने में टाइम नहीं लगेगा, मतलब टाइम लगेगा समझने में। यही बात है यहाँ पर कि जो भी हमारी लाइफ है, जिसकी भी लाइफ है, उसमें जो बिजीपन है वो बढ़ता ही जा रहा है और समय की कमी होती जा रही है। आप यह भी जानते हैं कि मनुष्य के सारे क्रियाकलापों में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आपकी भाषा अच्छी है तो आपको अच्छा माना जाएगा, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है भाषा की। आपने बहुतों को यह कहते हुए सुना होगा, जा जा काम करने से फालतू बातें मत कर। सुना ही होगा। इसका अर्थ हुआ कि फालतू बातें न करके उचित, उपयुक्त, संक्षिप्त बात करने का महत्व है। उचित का मतलब अच्छा, जो आपको सही लगे। उपयुक्त हो, जो यूजफुल हो मतलब काम के लायक हो। संक्षिप्त हो मतलब छोटा हो, है ना। वैसी बातें करनी चाहिए हमें, उसकी महत्व है, उसकी वैल्यू है। महत्व का मतलब क्या होता है, वैल्यू। चलो, मगर कम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो समय भी कम खर्च होगा, दूसरा आदमी भी हमारी बात ध्यानपूर्वक सुनेगा। इसके अतिरिक्त संचार क्रांति के इस युग में टेलीफोन, फैक्स आदि पर भी पैसे बचेंगे। अभी आप कहोगे सर मेल कर दो, है ना, मैसेज कर दो, पैसे कहाँ, पैसे तो उतने लगते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि अगर आप टेक्स्ट मैसेज करते हो, जैसे फोन नंबर पर मैसेज करते हो, तो उस बॉक्स में आपको 160 वर्ड का स्पेस मिलता था कि 160 लेटर्स ही लिख सकते हो आप। वर्ड नहीं, सॉरी, लेटर लिख सकते हो। तो और उसके लगते थे 1 रुपए। अगर आप 170 या 161 भी करते हो ना, तब लगते थे आपके 2 रुपए। तो पैसे ज्यादा लग रहे हैं ना, वही बात यहाँ पर कह रहे हैं।
कम शब्दों में बात करना या लिखना एक कौशल है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसका लाभ होता है, मतलब अलग अलग फील्ड में इसका फायदा होता है। यह तो हुआ कम शब्दों में अपनी बात कहने का भाषाई कौशल, है ना, भाषाई कौशल ही तो है कि लिख कर या जिसे भाषा सॉरी लिख कर नहीं भाषा में बताना भाषाई कौशल है। दूसरा एक और काम होता है किसी दी हुई सामग्री को कम शब्दों में व्यक्त करने की कला, इसी को सार लेखन कहते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा था, सार लेखन में किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई विस्तृत बातों को उसका मूल भाव सुरक्षित रखते हुए कम शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। कम शब्दों में बात कहने का कौशल सार लेखन में सहायक होता है। और सार लेखन के अभ्यास से भाषा में हमारी कुशलता बढ़ती है, स्किल्स चतुराई बढ़ती है। विभिन्न क्षेत्रों में सार लेखन की उपयोगिता है, मतलब अलग अलग फील्ड में सार लेखन की उपयोगिता है। अखबारों में जगह के हिसाब से संपादक समाचार संपादक जो होता है समाचारों का सार लेखन करते हैं। समाचार संपादक का मतलब न्यूज एडिटर, जो न्यूज प्रिंट करने से पहले एडिट करते हैं उसको, उसे कहते हैं हम कि कौन सा न्यूज प्रिंट होगा कौन सा नहीं होगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर समय के हिसाब से यही काम किया जाता है। आकाशवाणी का मतलब जो रेडियो है आपका, वो दूरदर्शन जो टीवी पे चैनल आता है, इसी हिसाब से काम किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाया जाए। कई बार लेखों यहाँ तक कि पुस्तकों तक का सार तैयार किया जाता है। सरकारी कार्यालयों मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी सहायक द्वारा पत्रों और कभी-कभी तो पूरी फाइल का सार लेखन कराया जाता है या किया जाता है। सहायक जो हेल्पर होते हैं, क्लर्कियल जॉब जिनकी होती है, वो बड़े-बड़े फाइल को शॉर्ट में करके अपने मैनेजर को या जो उनके टीम लीडर हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, उनको देते हैं ताकि वो अच्छे से कम टाइम में पढ़ सके, क्योंकि उनके पास इतना टाइम तो होता नहीं। चलो 11.2 सार लेखन और भाव पल्लवन में अंतर। अब भाव पल्लवन सार लेखन क्या है तो बड़ी आसान से समझो। देखो यहाँ पर आप कह सकते हो कि हमारा जो सार लेखन है ना उसकी सामग्री देखो बहुत ज्यादा है ना, और सार देखो कितना छोटा है। लेकिन अगर भाव पल्लवन की बात करें तो सामग्री कम है, उसको हम सुक्ति कहते हैं, और देखो आउटपुट देख लो कितना ज्यादा है, उसको बढ़ा चढ़ा के कितना बता रहे हैं हम। चलो आगे चलते हैं। ये वही बात कह रहे हैं कि चित्रों से आपको बात जो है वो स्टेप स्पष्ट हो गई होगी, मतलब आप समझ गए होगे उसका मूल भाव या सार छोटा है और संक्षेप में लिखा जा सकता है। ये बातें हमने देखी थी वहां पर। इसलिए आरेख में सामग्री वाली लकीर लंबी है, सार वाली फकीर सॉरी सार वाली लकीर सामग्री वाली लकीर की एक तिहाई है, वन थर्ड है। सार लेखन प्रायः मूल सामग्री का एक तिहाई होता है। इसी प्रकार से दूसरे आरेख में सुक्ति वाली लकीर छोटी है, वही तो हमने देखा, वही बातें बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आप वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए, जो हमने पढ़ा वही है, फटाफट 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। चलो आगे चलते हैं हम। आप जान चुके हैं, है ना, कि विभिन्न क्षेत्रों में सार लेखन का क्या उपयोगिता है, मतलब यूजफुल है, क्या इसका यूज है। अलग अलग क्षेत्रों विषयों कामों के लिए सार लेखन के कई अलग अलग रूपों का प्रयोग किया जाता है। आइए उनमें से कुछ के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला कह रहे हैं ये कि अधिक शब्दों में लिखी बात को कम शब्दों में व्यक्त करने की आवश्यकता समाचार लेखन में होती है या फैक्स करने में होती है, आदि आदि। ऐसा है ना, ऐसा प्राय भाषा में अनेक शब्दों का वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करके शब्दों के दोहराव या अनावश्यक शब्दों को छांटकर तथा वाक्य विन्यास की शिथिलता को दूर किया जाता है। अब यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं वाक्यांश, मतलब जो दो तीन चार कई वर्ड मिलकर एक पार्ट बनाते हैं उसको हम वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है दोहराव या अनावश्यक, मतलब जो इसकी जरूरत ना हो वो भी ऐसे शब्द को छाट दिया जाता है। और हम क्या करते हैं उसकी क्वालिटी मतलब अच्छे से पढ़ते हैं, या अगर सुन रहे हैं तो अच्छे से सुनते हैं, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। चलो दूसरा है विस्तृत लेख को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करते समय पहले उसके मूल भाव या विचार बिंदु तथा उसे पुष्ट करने वाले संबंधित बिंदुओं को नोट कर लेते हैं कि उससे संबंधित क्या क्या बिंदु है, नोट कर लेते हैं। फिर ऊपर वाली विधि की सहायता से उसे संक्षेप में कर लेते हैं। ऊपर वाली विधि मतलब अभी हम जो पढ़ रहे थे वहां। चलो उपयुक्त सभी
उपर्युक्त सभी स्थितियों में सार लेखक मूल सामग्री को प्रायः कई बार गौर से पढ़कर मूल भाषा में उसका सार प्रस्तुत करता है, किंतु साहित्यिक रचनाओं जैसे उपन्यास हो गया, कहानी होगी आदि का सार प्रस्तुत करते समय यह प्रयास किया जाता है कि लेखक की भाषा और शैली में यथासंभव बची रहे, मतलब उसकी जो भाषा शैली है वो बची रहे। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी समझा दूं, इसमें से बहुत सारे पॉइंट मिस हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर आप तो बड़ी जल्दी पढ़ा पढ़ के खत्म कर रहे हो, हमें तो समझ आ ही नहीं रहा है। तो मेरी जो शैली है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी ना। तो उस शैली को बचाने के लिए, जैसे है वैसे बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे करना होगा, सार लेखन करना होगा। तो ऐसा ना कि जो मूल भाव है उसका वो बदल जाए, मतलब जो समझाना है वही बदल जाए, कुछ और ही मतलब निकलने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, उसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। आपने, है ना, अभी आपने पढ़ा कि अभिव्यक्ति में कसावट लाने के लिए अनेक शब्दों अथवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में ऐसे असंख्य शब्द हैं जिनका प्रयोग करके पूरे पूरे वाक्यांशों को एक शब्द में अभिव्यक्त मतलब शो किया जाता है। आइए देखते हैं क्या है। चलो, यहाँ पर वाक्यांश है और शब्द है। भले बुरों का विचार न रखने वाला है उसे हम कहते हैं अविवेकी। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे कहते हैं अक्षम्य। जिसे कोई जीत ना सके अजेय, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऐसे स्थान पर रहना जिसका कोई पता ना पा सके, अज्ञातवास। बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात कही तो क्या इसका मतलब निकला, अत्युक्ति। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी है ना, कहते हैं ना कि यार ये तो यूनिक है ना। या कोई ऐसा सामान है, कहते हैं ना कि ये तो यूनिक है, मतलब ऐसा सामान दूसरा कोई होगा ही नहीं। अब सामान की बात कर रहा हूँ तो आपने एंटीक वर्ड सुना होगा। एंटीक का भी मतलब यही होता है ना कि पुराना है और इसका कोई और दूसरा पार्ट शायद ना हो। तो यहाँ पर शायद ऐसा कुछ बात होती है, लेकिन यूनिक का मतलब होता है अकेला, सिर्फ और सिर्फ वन हो, उसे हम कहते हैं, जिसका दूसरा कोई हो ही ना, अद्वितीय। जो निंदा के योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं, अनिंदय। जिसके बिना काम न चले, अनिवार्य। वह नियम जो व्यापक नियम के विरुद्ध है। व्यापक नियम का मतलब होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है वही मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसे मैं कहूँ कि साल में 12 महीने होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो ये क्या है, ये है आपका व्यापक मतलब स्टैंडर्ड। अब अगर मैं कहूँ जनवरी में 30 दिन होते हैं, है ना, तो गलत बात, 31 होते हैं ना, तो मैंने कहा 31 दिन होते हैं, तो आपने मान लिया कि हाँ 31 दिन है। जिससे पूछोगे वही कहेगा 31 दिन है। अगर हम बात करें फरवरी की, तो फरवरी में 28 दिन होते हैं। लेकिन अपवाद क्या है इसमें कि 29 दिन भी होते हैं जब लीप ईयर आता है। लीप ईयर का मतलब जैसे 2020 अभी बीता है, तो 2020 में लास्ट के दो वर्ड कितने, 20, इसको 4 से भाग दे दो। जब 4 से भाग दो दोगे कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, रिमाइंडर जो शेष क्या बचा, शेष बचा 0। और जब शेष 0 बचे ना, जब शेष 0 बचे तो हम कहते हैं कि वो ईयर, वो साल जो है वो लीप ईयर है। जैसे 2021 की बात करें हम, तो 4 से डिवाइड करो 21 को, कितना आएगा, 4 पंजे 20 और एक बच जाएगा। जब एक बच जाएगा तो ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो लास्ट वाला जो वर्ड होगा 4 के मल्टीपल में आना चाहिए, तभी हम कहेंगे लीप ईयर है। जैसे 2004 आ गया तो लीप ईयर है, 2008 लीप ईयर है, 12 16, ठीक है, 20 24 28 32 36 40, इस तरह से लीप ईयर है। तो अब यहाँ पर ये एक तरह से अपवाद ही तो है। जैसे हमने बड़ी आसानी से पढ़ा है कि जो हर महीने होते हैं ना 30 और 31 के होते हैं, तो फरवरी तो अपवाद हो गया, 30 31 का तो है ही नहीं। तो ये स्टैंडर्ड जो बातें हैं उसको क्या है, नहीं मान रहा है, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। चलो आगे चलते हैं हम। जिसका विवाह न हुआ हम अविवाहित कहते हैं। जिस पर अभियोग अभियोग चला जाए अभिव्यक्ति कहते हैं। जिस पर विश्वास किया जाए विश्वसनीय है। जो पहले कभी ना हुआ हो
तो अभूतपूर्व या अपूर्व, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, जो ना रखे उसे कहते हैं नास्तिक। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हैं। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलो सार लेखन की प्रक्रिया देखते हैं हम। सार लेखन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इन्हें नीचे दिया गया है। सार लेखन के चरण, पहला है मूल बिंदु का चयन, दूसरा है संबंधित बिंदुओं का चयन, मतलब मेन जो हमारा बिंदु है, मेन पॉइंट है, उसका चयन कर लो कि कौन सा मेन है इसमें। उसके बाद उसे संबंधित बिंदु जो है उसका चयन कर लो। मूल और संबंधित बिंदुओं को क्रम देना, क्रम से सजाना। अनावश्यक सामग्री को छोड़ देना, उसको मत ना लिखो। ठीक है, उपयुक्त आकार में सार लिखना, मतलब एक नॉर्मल या ऐसी साइज होनी चाहिए जो लोगों को, जो पढ़ रहा है उसको डिस्टर्ब ना करे। चलो आइए हम एक एक करके इन पर विचार करते हैं। पहला है मूल बिंदु का चयन। पहला, आप किसी भी गद्यांश को पढ़ने पर पाएंगे कि लेखक उसमें विशिष्ट रूप से किसी बात पर पाठक का ध्यान केंद्रित करना चाहता है। आपने कई बार ऐसी स्टोरी इसी बुक में देखी है कि जो राइटर है वो जो रीडर है उसकी बातों को या उसका जो ध्यान है वो सेंटर में रखना चाहता है कि उसका ध्यान कहीं और ना भटके। यही उस गद्यांश का मूल भाव होता है। गद्यांश को 2-3 बार पढ़कर उसके मूल भाव को समझा जा सकता है। ठीक है, इतना टफ नहीं होता कि ना समझा जाए। दूसरा है, मूल भाव को स्थापित करने के लिए उससे संबंधित कुछ बातें और लिखी जाती हैं, कुछ बातें और लिखी जाती हैं जिनमें या जिनसे मूल भाव की पुष्टि होती है। ये संबंधित बिंदु कहे जाते हैं। तीसरा है, सार लेखक को मूल भाव और उसको पुष्ट करने वाले संबंधित बिंदुओं को पहचान कर उन्हें अपने लिए एक क्रम देना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अपने लेख को स्पष्ट और अभावपूर्ण बनाने के लिए और लेख के मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए लेखक उसकी व्याख्या करता है। ठीक है, प्रभावपूर्ण समझते हो ना, कि ऐसा जो हमें इफेक्टिव हो, पढ़ने का मजा या फायदा हो, है ना, स्पष्ट हो, क्लियर हो जाए, इस तरह की बातें। आगे बढ़ते हैं हम। तथा उनके उदाहरण देता है। आवश्यकता पड़ने पर, मतलब अगर जरूरत पड़ी है तो भाव को दोहराता भी है। मूल भाव की पहचान के साथ साथ हमें उन सब बातों को भी पहचानना होता है जिन्हें लेखक अपने मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त करता है। ये है पहला, व्याख्या, उदाहरण और दोहराव। चलो, सार लेखक के लिए ये बातें अनावश्यक सामग्री होती हैं। श्रेष्ठ सार लिखने के लिए इन्हें पहचानना भी अत्यंत आवश्यक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आइए एक उदाहरण से हम इन इन या इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण क्या है? भारत का काव्य रूपी आकाश मंडल अगणित प्रभावपूर्ण जुगनियों से देदीप्यमान है, पर तुलसीदास का तेज उज्ज्वला और चमत्कार तथा उनकी प्रदीप्त क्रांति और कीर्ति सबसे बढ़ चढ़ कर है। वे इस प्रकाश मंडल में असंख्य तारों के बीच मध्याह्नकालीन प्रचंड मार्तंड के समान प्रकाशमान है। किसी ने कहा भी है कि तुलसीदास हमारे ही नहीं, हमारी अंतिम कह दिया मैंने, हमारी आगामी संतानों के लिए भी एक अनुकरणीय और अनुपम आदर्श हैं। जो स्थान अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर का है, उससे कहीं ऊंचा स्थान हम हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी को देते हैं। और क्यों न दें, ये कोरे कवि नहीं है, वरन ये तो एक अद्वितीय चरित्र वाले कवि, सम्राट, परमोच्च श्रेणी के संत, राम के अनन्य भक्त कह सकते हैं हम, जो लिखा है यहाँ पर, और नीति के पथ प्रदर्शक, दार्शनिक, गंभीर तत्वों को सरल सरल शब्दावली में समझाने वाले उपदेशक और भाषा के गर्भ में निहित घटनाओं को बताने वाले महात्मा भी थे। आइए पहले हम अनुच्छेद के मूल भाव को समझने का प्रयास करते हैं। यह मतलब हम ये कैसे करेंगे? कह रहे हैं इस गद्यांश के
मूल भाव को समझकर यहाँ लिखिए। इस गद्यांश के मूल भाव को समझकर यहाँ लिखिए। तो इस गद्यांश का जो मूल भाव है वो है कवि तुलसीदास की महत्ता, क्योंकि तुलसीदास जी की महत्ता को ही बताया गया है। आगे चलते हैं हम। आपने ठीक समझा, इस गद्यांश का मूल भाव है कवि तुलसीदास की महत्ता। इस मूल भाव को पुष्ट करने वाले संबंधित बिंदु हैं। भारत के असंख्य श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, तुलसीदास उनमें अधिक श्रेष्ठ हैं। वे कोरे कवि नहीं हैं, बल्कि चरित्रवान, राम भक्त, महात्मा, दार्शनिक, पथ प्रदर्शक, सरल भाषा में गुणार्थ बताने वाले उपदेशक और भविष्य दृष्टा भी थे। इसमें सबसे पहले लिखा है चरित्रवान, है ना, मतलब कैरेक्टर वाले थे। राम भक्त थे, राम जी की भक्ति किया करते थे। महात्मा भी थे। दार्शनिक थे, मतलब फिलोसफर थे, है ना। फिलोसफर क्या करता है, आपको सही रास्ता बताता है, तो हम क्या कहते हैं, पथ प्रदर्शक भी थे ये। सरल भाषा में गुणार्थ, मतलब इजी लैंग्वेज में आपको क्वालिटी वाले उपदेशक, ऐसा उपदेश देते थे जिसकी क्वालिटी हो, अर्थ अच्छा हो, और सरल भाषा में देते थे। भविष्य दृष्टा भी थे, भविष्य के बारे में बताने वाले भी थे। ऊपर इन बिंदुओं को व्यवस्थित क्रम भी दे दिया गया है। आइए देखें कि इन गद्यांश में या गद्यांश के कौन कौन से अंश व्याख्या, उदाहरण और दोहराव की कोटि में आते हैं। वे इस आकाश मंडल के असंख्य तारों में मध्याह्न कालीन मार्तंड के समान प्रकाशमान है। यहाँ तक इसी बात की व्याख्या की गई है कि तुलसीदास, है ना, का तेज काव्य रूपी आकाश मंडल में सर्वाधिक बढ़ चढ़ कर है। ठीक है, मतलब जब मध्यकालीन मार्तंड हो रहा था, मतलब उस समय पे मध्यकालीन समय में इनका जो परचम बहुत ज्यादा हाई था। मतलब इनकी जो भी कविताएं जो भी चल रही थी, तुलसीदास जी की चल रही थी। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने शेक्सपियर का उदाहरण दिया है। शेक्सपियर इंग्लिश राइटर थे, ड्रामा लिखते थे। आपने कई बार सुना है, नहीं सुना है तो गूगल पे सर्च करके इनके बारे में पढ़ सकते हैं। वे अद्वितीय चरित्र वाले कवि सम्राट, परमोच्च श्रेणी के महात्मा थे। अद्वितीय मतलब जिनका कोई दूसरा रूप न, अकेला इंसान, है ना, जिसका और कोई कॉपी ना हो, इनके जैसा कोई ना हो, यूनिक हो, एक तरह से कह सकते हो। चरित्र वाले कवि सम्राट, परमोच्च श्रेणी के, सबसे ऊपर ऊपर जो श्रेणी होती है ना, उस महात्मा थे, उस कैटेगरी के महात्मा थे। इससे आगे इसी भाव की व्याख्या है और ऊपर आए भाव को दोहराया गया है। सार लेखन करते समय हम ऊपर की बातों को छोड़ देते हैं। ठीक है, सार लेखन करते हुए ऊपर की बातों क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए लेखक निम्नलिखित भाषाई कौशलों का भी प्रयोग करता है। जैसे मुहावरा जो होता है, मुहावरे, लोकोक्तियां यूज करता है, कथाएं, अलंकार, सुक्तियां और उदाहरण देता है, विशेष शैली भी बताता है। उक्त गद्यांश में बढ़ चढ़कर जो हम बताते हैं उसी क्या है, मुहावरा है। काव्य रूपी आकाश में रूपक अलंकार है ना। किसी ने कहा है काव्य में उदाहरण है। अगणित प्रभावपूर्ण जुगनुओं, अगणित प्रभावपूर्ण जुगनू का मतलब है जो हम काउंट नहीं कर सकते और बहुत इफेक्टिव होते हैं, ऐसे जुगनू। वाक्य में दो विशेषण है, मतलब बहुत सी संख्या, मतलब अगणित जिसको हम गिन ना सकें। क्यों न दें, विशेष शैली का प्रयोग भी किया गया है ऊपर। अगर ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो पहले वो जाके वहां पर आप पढ़ लो, उसके बाद ये सारी चीजें पढ़ो, तब समझ आएगा। चलो, सार लेखन करते समय हम ऐसी बातों को भी छोड़ देंगे। आगे चलते हैं हम। अब हम उक्त गद्यांश का सार लिखने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, सार लिखते समय भाव तो लेखक का रखना होता है, किंतु भाषा अपनी रखनी होती है। मतलब क्या है, जो भाव हम लिख रहे हैं ना, जो उस कहानी का, उस कविता का मतलब निकल रहा है ना, वो मतलब तो फिक्स होता है, वो मतलब तो वही रहेगा, लेकिन भाषा क्या है, अपनी ही लिखनी पड़ती है, हमें भाषा अपनी रखनी पड़ती है। अगर कवि की भाषा लिखोगे तो वो तो कॉपी हो गया। तो अपनी भाषा में हम लिखते हैं, और भाव जो होता है वो कवि या लेखक का ही होता है। लेखक की भाषा लेने पर उपयुक्त सार लेखन बहुत कठिन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। चलो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम उक्त गद्यांश का सार इस रूप में कर सकते हैं। क्या है, भारत में असंख्य श्रेष्ठ कवि हैं, पर तुलसीदास उनमें से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे कोरे कवि नहीं बल्कि चरित्रवान, राम भक्त, महात्मा, दार्शनिक, पथ प्रदर्शक,
सरल भाषा में गुणार्थ बताने वाले उपदेशक और भविष्य द्रष्टा भी हैं। आपने देखा कि यह सार मूल गद्यांश का लगभग 1/3 है। क्या है? 1/3 है। यह सार लिखने के बाद यह भी आवश्यक या अवश्य देख लेना चाहिए कि कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट तो नहीं गया है, क्योंकि अगर छूट जाएगा तो फिर वो बात बनेगी नहीं। अच्छा, और कोई आगे अनावश्यक बात तो नहीं कही गई है, मतलब बेवजह फालतू की बात भी तो ऐड नहीं कर दी हमने। तो दोनों पॉइंट को देखना, पहला क्या है, कोई बिंदु छूट तो नहीं गया है, और दूसरा क्या, अनावश्यक बातें हमें देखना है कि यही लिखी तो नहीं है। अपनी भाषा की चुस्त दुरुस्त, मतलब अपनी भाषा भी चुस्त दुरुस्त कर लेनी चाहिए। मतलब ऐसी भाषा लिखो कि लोगों को तुरंत समझ आए और बहुत इफेक्टिव हो। इफेक्टिव का मतलब प्रभावशाली हो। क्रियाकलाप 11.2, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। अब ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद पढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या है। लोगों ने धर्म को धोखे की दुकान बना रखा है। धर्म को धोखे की दुकान बना रखा है। वे उसकी आड़ में स्वार्थ, मतलब लालच, स्वार्थ का मतलब क्या होता है? लालच, लालच सिद्ध करते हैं, लालच दिखाते हैं। मतलब बात यह है कि लोग धर्म को छोड़कर संप्रदाय के जाल में फंसे हैं। संप्रदाय बाह्य कृतों पर जोर देते हैं, बाहरी कामों पर जोर देते हैं। ये चिन्हों को अपनाकर धर्म के सार तत्व को मसल देते हैं। मतलब कोई चिन्ह अपना लिया और जो धर्म का महत्व है ना, उसको मसल के खत्म कर देते हैं। धर्म मनुष्य को आत्म साक्षात्कार कराता है। धर्म मनुष्य को क्या करता है? आत्म साक्षात्कार कराता है, मतलब दिल से जो बातें होती हैं, आत्मा से समझदार बनाता है, समझ सकते हो। उसके हृदय के किवाड़ों को खोलता है। दिल खोलकर, जब हम कहते हैं ना दिल खोलकर बोल दो, दिल में कुछ छुपाओ ना, ना, तो वही है, दिल के हृदय के किवाड़ों को, दरवाजों को खोलता है। उसकी आत्मा को विशाल, मन को उदार और चरित्र को उन्नत बनाता है। विशाल का मतलब बड़ा, उदार भावना होता है ना, किसी के प्रति हम अच्छा काम करते हैं, दिखाते हैं, है ना, किसी का गलत नहीं सोचते, इस तरह से जो भी बातें हैं उनको उदार कहते हैं। चरित्र को अच्छा बनाता है। संप्रदाय संकीर्णता सिखाते हैं, मतलब अच्छी बात सिखाते हैं। क्या क्या अच्छी बात होती है वो हम देखेंगे। ये हमें जात पात, ठीक है, रूप रंग तथा ऊंच नीच के भेद भावों से ऊपर नहीं उठने देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और जो सही है तो सही लगाइए, गलत है तो गलत लगाइए। धर्म की व्याख्या करना। अब धर्म की व्याख्या करना क्या है? जी बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए। उसके बाद है संप्रदाय की व्याख्या करना। जी बिल्कुल करते हैं। धर्म और संप्रदाय का अंतर स्पष्ट करना। हाँ जी बिल्कुल करते हैं। उसके बाद है धर्म और संप्रदाय दोनों को एक बताना। एक थोड़ी ना हो सकते हैं, धर्म अलग है, संप्रदाय अलग है। चलो आगे चलते हैं। धर्म से संप्रदाय को श्रेष्ठ सिद्ध करना। नहीं, धर्म से संप्रदाय को थोड़ी सिद्ध कर सकते हैं, गलत बात। संप्रदाय से धर्म को अच्छा बताना, ये भी गलत बात है ना। सब अपनी अपनी जगह बराबर है, किसी को अच्छा बुरा नहीं करना चाहिए, कॉमन सेंस सी बात है। आगे चलते हैं हम। है, जिन वाक्यों में व्याख्या है उनके आगे टिक का निशान लगाइए। लोगों ने धर्म को धोखे की दुकान बना रखा है। धोखे की दुकान बना रखा है? नहीं, गलत बात। चलो, संप्रदाय बाह्य कृतों पर जोर देते हैं और धर्म मनुष्य को आत्म साक्षात्कार कर, है ना, साक्षात्कार कराते हैं। बिल्कुल सही बात, यही तो हमने उसमें पढ़ा था, उस पैराग्राफ में पढ़ा था। यह बात, अब सॉरी, बात यह है कि लोग धर्म को छोड़कर संप्रदाय के जाल में फंस रहे हैं। हाँ जी, हमने पढ़ा था ऊपर। वे धर्म के सार तत्व को मसल देते हैं। धर्म के सार तत्व को थोड़ी मसलते हैं, गलत। चलो, जिसको समझ नहीं आ रहा एक बार आप वापस से बैक करके वहां पर देख सकते हो, है ना, उसी से आंसर लिखना है हमें। आगे चलते हैं। जिन वाक्यों में भाव को दोहराया गया है उनके आगे क्रॉस लगाना है हमें। चलो, धर्म की आड़ में लोग निस्वार्थ सिद्ध करते हैं। धर्म के आड़ के बीच में निस्वार्थ नहीं, ये भी गलत है। लोगों ने धर्म को धोखे की दुकान बना रखा है ना, उल्टा लिखना है हमें। चलो, तीसरा क्या है? धर्म मनुष्य को आत्म साक्षात्कार करता है, उसके चरित्र को उन्नत करता है, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर ये नहीं करा कोई नहीं, मेन स्टोरी होता है, स्टोरी अगर क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलो आगे हम चलते हैं। 11.6, सार लेखन के कुछ नमूने।
नमूने देखते हैं गद्यांश 1। कहा जाता है कि मानव का आरंभिक जीवन अधिक लचीला और प्रशिक्षण के लिए विशेषकर अनुकूल होता है। आरंभिक जीवन मतलब बचपन की जो लाइफ होती है ना, वो लचीली होती है और प्रशिक्षण के लिए विशेषकर अनुकूल होती है। मतलब क्या है, जैसा जिस तरह से ढालो उस तरह में ढल जाना, उसको हम कहते हैं लचीला। प्रशिक्षण मतलब अगर पढ़ाई कर रहे हो, ट्रेनिंग मिल रही है, वो भी प्रशिक्षण ही है। तो अनुकूल होता है मतलब जल्दी चीजें आप समझ जाते हो। यदि माता-पिता, अध्यापक, सरकार तीनों मिलकर प्रयास करें तो वे बालक को जैसा चाहे वैसा वातावरण देकर उसकी जीवन दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। निर्धारण का मतलब उसकी ज़िंदगी फिक्स कर सकते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या करेगा। जीवन का यह समय मिट्टी के उस कच्चे घड़े के समान होता है जिसके विकारों को मन चाहे ढंग से ठीक किया जा सकता है। मतलब उसके अंदर जो भी गलतियां हैं, जो भी चीजें हैं, उसको मन चाहे जो भी दिल करे उस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह पके हुए घड़े में पाए जाने वाले दोषों में सुधार करना असंभव है, उसी तरह यौवन मतलब जवान जब कोई बच्चा हो जाता है या उस दहलीज को पार कर 25 साल के बाद जब युवक बन जाता है, तो उसके अंदर आमूल परिवर्तन लाना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। मतलब उसकी लाइफ में अगर परिवर्तन करना चाहते हो तो असंभव तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कठिन है। जैसे आप अगर 25 साल के हो जाओगे तो आपके अंदर कोई वेरिएशन, कोई बदलाव अगर लाना हो तो बहुत मुश्किल से ही बदलाव कर पाओगे। लेकिन अगर उससे पहले अगर आपको पढ़ाई करने का मौका मिले या कोई काम, तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो, जल्दी सीखोगे मतलब है ना। इस एज के बाद सीखने की जो कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाएगी। कच्ची मिट्टी किसी भी सांचे में डालकर किसी भी नए रूप में बदली जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब वह एक बार एक प्रकार की बन गई ना, तो उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास बहुत ही कम सफल हो पाता है। मतलब वो घड़ा टूट भी तो सकता है। जैसे अगर बाप अगर बेटे को बहुत समझाता है और वो बड़ा हो चुका है, तो बेटा अगर नहीं समझ रहा, बार बार फिर बाप अगर बोल रहा है, तो एक ऐसा समय आ सकता है कि शायद वो लड़का घर छोड़कर चला जाए या कुछ ऐसा गलत काम ले ले। किसी लड़के या लड़की के व्यक्तिगत या व्यक्तित्व के निर्माण का मुख्य उत्तरदायी हमारे समाज, हमारी सरकार और हमारे खुद के माता पिता हैं। वो चाहे जैसा उस तरह से उसका निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। तथा बहुत कुछ स्वयं लड़के या लड़की पर भी, मतलब खुद लड़का लड़की भी तो वैसा चाहे तभी तो होगा। ऐसा थोड़ी ना कि अगर समाज अच्छा हो, सरकार अच्छी हो, माता पिता, तो लड़का जरूर ही अच्छा हो जाएगा। लड़के पर भी डिपेंड करता है, ये बात कह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने ध्येय में तभी सफल हो पाता है या हो सकता है जब वह अपने जीवन के आरंभिक दिनों में भी वैसा करने का प्रयास करे। इस दृष्टि से मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस नजरिए से विद्याध्ययन का समय ही मानव जीवन के लिए विशेष महत्व रखता है। मतलब जब विद्या का अध्ययन कर रहे हो, मतलब पढ़ाई कर रहे हो, तो वो जो समय है ना, बहुत विशेष महत्व रखता है। हम सभी का और स्वयं विद्यार्थियों का भी यही कर्तव्य है। हमारा और खुद जो विद्यार्थी हैं, उनका काम यह है कि सभी इस तत्व को हमेशा अपने सामने रखें। जो फैक्ट है, सच्चाई है, उसको सामने रखें, उससे पीछे ना भागें। असलियत को सामने लेके चलें। ऐसा नहीं कि अंधेरी की दुनिया में जी रहे हैं, जैसे हमारे दोस्त ने जो कह दिया वही बात मान लो। तो ये गलत बात है। माता-पिता आपको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। उनकी बात मानो आप, ना कि अपने दोस्त या किसी ऐसे लोग की जिसको अपने खुद लाइफ का पता नहीं है। ठीक है? तो उसके चक्कर में ना पड़ो, अपने माता-पिता के साथ रहो, नई चीज़ें सीखो, पढ़ो-लिखो अच्छे से, ठीक है? ज़िंदगी में तरक्की करो। सार क्या देखते हैं? बाल्यकाल मतलब जो बचपन वाली ज़िंदगी होती है, समय होता है, उसको बाल्यकाल कहते हैं। मानव की वह अवस्था है जिसमें उनके जीवन को मनचाहे ढंग से मोड़ा जा सकता है। जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं हम। युवा अवस्था प्राप्ति के बाद मतलब 25 साल के बाद उसकी जीवन दिशा को बदलना असंभव तो नहीं, कठिन अवश्य है। कच्ची मिट्टी से कच्ची मिट्टी से इच्छा के अनुसार आकृति बना सकते हैं। पक जाने पर उसका रूप परिवर्तन असंभव है। बालक हो या बालिका, उसके जीवन निर्माण का उत्तरदायित्व जो होता है, सरकार, समाज, माता पिता के कंधों पर होता है। उसके अपने प्रयास भी महत्वपूर्ण हैं। मेन पॉइंट तो यही है। प्रारंभ से उस दिशा में प्रयत्न करने पर ही सफलता मिलती है। जैसे आपने क्लास 10th में अभी आप पढ़ रहे हो, और 10th की बात मतलब 10th में ही आपने सारी बातें सोच रखी है, मैंने 11th में ये स्ट्रीम लूंगा, 12th करूंगा अच्छे से, है ना, 11th 12th में ये स्ट्रीम लूंगा, और क्या करूंगा मैं आगे, कॉलेज लूंगा, कॉलेज के बाद ये करूंगा। आपने पहले से सोच करके, सोचने के बाद आप उस तरह की मेहनत करो, आप जरूर वो मंजिल हासिल कर लोगे। गद्यांश 2 में कह रहे हैं हमारे देश में अशिक्षित प्रवणों की संख्या करोड़ों में है। मतलब जो नौजवान लोग हैं,
25 के बाद वाले जो है ना, वो बहुत कितने हैं, करोड़ों में हैं। यदि हम किसी प्रकार उनके मानस मंदिरों में शिक्षा की ज्योति जगा सकें तो सबसे महान धर्म और सबसे पवित्र कर्तव्य का पालन होगा। क्योंकि वो पढ़े लिखे तो है नहीं, करोड़ों लोग जो क्या, जैसे आपने देखा होगा ना, पबजी के चक्कर में परेशान है ना, गेम खेल रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, आवारा बिल्कुल बने पड़े हैं, पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। तो वो क्या है, अगर उनको आप सुधार रहे हो, अच्छे से उनको तालीम इल्म दे रहे हो, पढ़ा रहे हो अच्छे से, तो महान धर्म है ये। और सबसे पवित्र कर्तव्य का पालन करना होगा, क्योंकि हम इंसान का काम क्या है कि मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे को अच्छा सिखाएं और खुद अच्छा सीखें हम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रेलगाड़ी और बिजली की बत्ती से भी अपरिचित लोगों का होना हमारी प्रगति पर कलंक है। रेलगाड़ी, बिजली की बत्ती को भी नहीं पता कि क्या है ये, है ना, तो वो भी तो हमारी प्रगति पर, मतलब हमारे देश की, हमारी सोसाइटी जो है, उस पे कलंक ही है। प्रौढ़ शिक्षा योजना इनको प्रबुद्ध नागरिक बनाने की दिशा में क्रियाशील है। मतलब जो आप जवान हो गए उसके बाद की जो योजना बनाई गई है कि आप अच्छे से पढ़ाई अब भी कर सकते हो, जैसे ओपन बोर्ड से बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं अब तो, मैंने देखा। तो वो क्या है, आप जैसे मैं अगर देखूं तो मैंने देखा है कि 60 टू 70% लोग 25 साल के बाद वाले हैं जो ओपन बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनको, उनके दिल में चाह है कि मैं भी पढ़ के कुछ ना कुछ करूंगा। तो ये अच्छी बात है। तो हमारे जो देश है वो क्रियाशील से, है ना, क्रियावान बन जाएगी, मतलब तरक्की कर लेगी, हमारा देश जो है तरक्की कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। इन योजना से गांव में एक सीमा तक आत्मनिर्भर आप आत्मनिर्भरता आएगी। मतलब लोग आत्मनिर्भर बन जाएंगे अगर ऐसे पढ़ लेते हैं तो। हर बात के लिए शहरों की ओर ताकने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। कोई भी काम हो, हम शहर की तरफ जाते हैं, कोई बीमार हुआ शहर की तरफ, पढ़ाई करना शहर की तरफ, नौकरी है तो शहर की तरफ, कोई सामान बेचना हो तो शहर की तरफ। तो जो ये एक सिस्टम है ना, वो समाप्त हो जाएगी। निरर्थक रूढ़ियों और अंधविश्वासों में फंसे हुए अपने गाढ़े पसीने की कमाई को नगरों की भेंट चढ़ाने वाले ये हमारे भाई प्रौढ़ शिक्षा से निश्चित ही सचेत और विवेकी बनेंगे। अगर पढ़ाई कर लें अच्छे से, तो जो अपनी गाढ़ी कमाई शहरों में, है ना, नगरों में खराब कर देते हैं और बहुत सारे अंधविश्वास जो है उसमें वेस्ट कर देते हैं, इन सब चीजों से बच सकते हैं अगर पढ़ लिख लेते हैं तो। स्वास्थ्य, सफाई, उन्नति, कृषि तथा आपसी सद्भावना के प्रति प्रौढ़ शिक्षा इनको जागरूक बना सकती है। मतलब बड़े होकर जो पढ़ाई होती है, पढ़ाई करके स्वास्थ्य, सफाई, उन्नति, उन्नति मतलब होता है तरक्की करना। कृषि की बात करें, सद्भावना, आपसी सद्भावना, आपसी मोहब्बत के लिए क्या हो सकता है, जागरूक बन सकते हैं। इससे इनकी मेहनत की कमाई डॉक्टरों की जेबों में जाने से और कचहरियों में लूटने से बचेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छा खा रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, साफ सफाई है, तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, तो डॉक्टरों के पास नहीं जाओगे, और डॉक्टरों के पास नहीं जाओगे तो आपके पैसे बचेंगे। ठीक है, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। मान लो आप पढ़े लिखे इतने नहीं हो, लड़ाकू हो, लड़ाई उड़ाई करते हो, कुछ भी होता है तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगेगा, उसमें वकीलों को पैसा दोगे, वेस्ट होगा, है ना। तो ये सब एक अनपढ़ की पहचान है। अगर पढ़ लिख लेता है तो इन सब चीजों से बच जाता है वो। सबसे बड़ा लाभ तो प्रौढ़ शिक्षा द्वारा यह होगा कि करोड़ों लोग नए ढंग से देखने, सुनने और समझने के साथ साथ अच्छा आचरण अच्छा आचरण में समर्थ होंगे। मतलब इनका आचरण जो होगा अच्छा हो जाएगा। हमारे करोड़ों देशवासी आज भी अशिक्षित और पिछड़े हुए हैं। अभी हमने ऊपर भी यही बात देखी। सारे संसार के सामने हम इस कलंक को सिर झुकाए सह रहे हैं कि बताओ, हम जैसे आप कहते हो ना कि यार हमारे इंडिया वाले तो ऐसे ही हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो अनपढ़ हैं। आप ऐसा कहो ना उनके लिए, उनको बोलो कि आप अच्छे हो, पढ़ाई करके और अच्छे बनो, उन्हें प्यार से समझाओ, वो जरूर पढ़ेंगे एक ना एक दिन। नहीं पढ़ते, कम से कम एक अच्छा इंसान ही तो बन जाए। चलो, भारत की उन्नति चंद नगरों को जगमग कर देने से नहीं होगी। उसकी सच्ची उन्नति का पैमाना तो यह ग्राम समुदाय है, जिसकी पढ़ने की आयु निकल चुकी है, जो स्वयं पढ़ने के महत्व से अपरिचित है, जिसका तन मन धन नगरी सभ्यता शताब्दियों से लुटती चली आ रही है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमारी इंडिया की अगर हम बात करें तो उन्नति जो कुछ शहरों को चमका देने से नहीं होगा। मतलब ये पूरा का पूरा जो गांव वाला एरिया है, या मतलब जितने भी अनपढ़ लोग हैं जिनकी आयु निकल चुकी है, उनको समझाओ, पढ़ाई लिखाई कराओ, इससे सुधरेगी, है ना। जिसको
पढ़ाई से क्या है, पढ़ाई की जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो अपरिचित है, उन्हें पता ही नहीं पढ़ाई क्या होती है, उनको आप सिखाओ। ठीक है। अब जो अपरिचित हैं तो क्या तन धन मन कहाँ शहरों में बर्बाद कर रहे हैं, शताब्दियों से 100 साल से लूटती चली जा रही है उनकी जिंदगी, है ना, कि शहर के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। वो पढ़े लिखे हैं तो कहीं भी कुछ भी काम करके तरक्की कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। ऐसे अज्ञान और अशिक्षा के अंधकार में जीवन बिताने वाले करोड़ों भाइयों बहनों के प्रति यदि हम आज सचेत और उत्तरदायी बनने की बात सोच रहे हैं तो देश का बड़ा सौभाग्य है। मतलब कह रहे हैं कि आप हम सभी को, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं, उस अंधकार से उनको दूर करो, उन्हें पढ़ाई लिखाई कराओ। चाहे वो आपके भाई बहन, चाहे कोई भी हो, आपके समाज में कोई भी हो, उनसे बोलो पढ़ने के लिए, उन्हें पढ़ाओ और तरक्की कराओ। ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहेगा। सार है, अशिक्षित शक्ति समाज के लिए कलंक है। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे। नई दृष्टि से सोचने समझने की शक्ति भी उनमें उत्पन्न होगी। साथ ही वे शोषण के शिकार नहीं होंगे। शोषण मतलब कोई इनको परेशान नहीं करेगा बेवजह। आगे चलते हैं। भारत की उन्नति का अर्थ है गांवों की उन्नति। यह तभी संभव है जब वहां के अधिक से अधिक नागरिक शिक्षित हों। बिल्कुल सही बात है, वहाँ के जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होंगे तभी तरक्की होगी। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ही इसका एकमात्र उपचार है। जो पढ़े लिखे बड़े हो गए हैं, उनके शिक्षा के लिए कार्यक्रम बनाना एकमात्र उपचार है ताकि वो पढ़ें। इसे सफल बनाना हम सबका कर्तव्य है। इससे देश का गौरव बढ़ेगा। क्रियाकलाप 11.2 कह रहे हैं ऊपर दिए गए शब्दों दो गद्यांश है, सॉरी, दो गद्यांशों और उनके सार को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हमने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया, उसको एनालाइज भी कर लिया है। अगर आपको अभी भी कम समझ आया तो एक बार पीछे जाओ, फिर वापस से एक बार पढ़ने की कोशिश करो। फिर भी नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करो, खुद से पढ़ने की कोशिश करो। फिर भी नहीं आया तो कमेंट करके बताओ, मैं जरूर हेल्प करने की कोशिश करूंगा। गद्यांश का सार लिखते हुए जिन चरणों का उल्लेख किया गया है वे यहाँ नहीं है। आप इन गद्यांशों के सार लेखन के चरणों को लिखिए। अब यहाँ पर गद्यांश 1 है, देखते हैं क्या है। गद्यांश 1, गद्यांश 2। मूल भाव क्या है, संबंधित बिंदु क्या है, क्रम है, अनावश्यक सामग्री है, जैसे व्याख्या, दोहराव आदि। तो देखते हैं हम। मूल भाव क्या है, बाल्यकाल में ही भावी जीवन की नींव तैयार की जा सकती है। मतलब अच्छे जीवन की नींव, मतलब बेस तैयार की जा सकती है। उसके बाद संबंधित बिंदु क्या है, देखते हैं। युवावस्था या अगली अवस्था में व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना मुश्किल होता है। उसके बाद क्रम देख लेते हैं हम। सबसे पहले माता पिता, उसके बाद विद्यालय, है ना, फिर सरकार को बालक के जीवन दिशा को निर्धारित करने में योगदान देना चाहिए। अनावश्यक सामग्री क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। कच्ची मिट्टी किसी भी सांचे में डालकर किसी भी नए रूप में बदली जा सकती है, लेकिन जब वह एक बार एक प्रकार की बन जाए, है ना, या बन गई, तब उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास बहुत ही कम सफल हो पाता है। यह अनावश्यक सामग्री है, मतलब दोहराव था इसमें। उसके बाद गद्यांश 2 का भी देख लेते हैं। मूल भाव क्या है। मूल भाव है अशिक्षा समाज की उन्नति में बाधक है। संबंधित बिंदु क्या है, देश में अशिक्षित काफी बड़ी संख्या में है, करोड़ों में है। इनके मन में शिक्षा के प्रति रुचि जगाना, इंटरेस्ट लाना सबसे पवित्र कर्तव्य है। क्रम देख लेते हैं। अशिक्षितों के मन में शिक्षा की ज्योति जलाना, प्रौढ़ शिक्षा पर जोर देना, ग्राम समुदाय देश की उन्नति का आधार। क्योंकि ग्राम समुदाय वाले अगर ऐसा करेंगे तभी देश की उन्नति का आधार होगा। अनावश्यक सामग्री देख लेते हैं। रेलगाड़ी और बिजली की बत्ती से भी अपरिचित लोगों का होना हमारी प्रगति पर कलंक है। इससे इनकी मेहनत की कमाई डॉक्टरों की जेबों में जाने से और कचहरियों में लुटने से बचेगी। हमारे करोड़ों देशवासी आज भी अशिक्षित और पिछड़े हुए हैं। हमारे संसार के सामने इस समय कलंक को सिर झुकाए सह रहे हैं। मतलब ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा, तो ये यहाँ हो गया। ठीक है, दोहराव अनावश्यक सामग्री था। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर कह रहे हैं सरकारी पत्रों का सार लेखन करते समय भी मोटे तौर पर सार लेखन के चरणों का पालन किया जाता है। साथ ही सबसे पहले क्रम संख्या, अधिकारी का पद नाम, संबंधित विभाग, मंत्रालय, है ना,
विभाग हो या मंत्रालय हो, पत्र संख्या, दिनांक का उल्लेख किया जाता है। आइए सरकारी पत्र के सार का एक नमूना देखते हैं। मूल पत्र है, पत्र संख्या 520/15, 20/11। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शिक्षा विभाग है, नई दिल्ली, 20 नवंबर 2011। अगर हम आज की बात करें तो आज का डेट लिख सकते हैं 26 सितंबर 2021। ठीक है, रात के बज रहे हैं 1 बजे रात की बात है। प्रेषक क्या है देखते हैं, किसके लिए लिखा जा रहा है। श्री R.S. मल्होत्रा, उप निदेशक हिंदी प्रशिक्षण विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 1। सेवा में क्या है देखते हैं आगे। अवर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली। विषय क्या है, अध्यापक द्वारा हिंदी आलेखन तथा टिप्पणी कला का विक्रय। ठीक है, क्या टिप्पणी कला का विक्रय है, विक्रय मतलब चेंज करना है, एक्सचेंज करना। आगे देखते हैं। मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपसे यह ज्ञात करूं कि आपके कार्यालय में सभी कार्य करने वाले अध्यापक श्री सेवाराम शर्मा, जिनका अभी अभी इस केंद्र में अन्यत्र स्थानांतरण हुआ है, कहीं और बदली हुई है, शिफ्टिंग हुई है, ट्रांसफर हुआ मतलब, ने आपके यहाँ स्वयं लिखित पुस्तक हिंदी आलेखन तथा टिप्पण कला की प्रतियां उन छात्र पदाधिकारियों को बेची है जो उस समय हिंदी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, जो राजकीय नियमों के विरुद्ध है, मतलब उसके खिलाफ है कि नहीं बेच सकते, फिर भी बेच दी। यह भी ज्ञात हुआ है कि ये भ्रांतियां 100 रुपए में बेची गई हैं, मतलब सॉरी भ्रांतियां नहीं, प्रतियां, मतलब उसकी जो कॉपी है 100 रुपए में बेची गई थी। अतः इस मामले की छानबीन कर शीघ्र ही लिख भेजने की कृपा करें, जिससे अध्यापक से शीघ्र ही उत्तर मांगा जा सके। भवदीव है, हस्ताक्षर करते हैं, क्या नाम है, R.S. मल्होत्रा, उप निदेशक। आगे देखते हैं हम यहाँ पर क्या होता है। सार दूसरा है, क्या लिखा हुआ है, क्रम संख्या 25, उप निदेशक शिक्षा मंत्रालय का पत्र, इतना इतना दिनांक को लिखा गया था। पहला पॉइंट है, उप निदेशक ने अपने पत्र में इस हिंदी केंद्र के अध्यापक श्री सेवाराम शर्मा के संबंध में लिखा है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, स्वयं लिखित पुस्तक हिंदी आलेखन तथा टिप्पण कला के 100 रुपए प्रति पुस्तक के मूल्य पर बेचा है मतलब। दूसरा, आपने बताया कि स्वयं लिखित पुस्तकों को छात्रों में बेचना राजकीय नियमों के विरुद्ध है, मतलब उस किताब को बेच नहीं सकते, ऐसी किताबों को, मतलब कि खुद से लिख के बेच दो, ये इलीगल है। छानबीन कर शीघ्र उत्तर देने की अपेक्षा की गई है, ये बात लिखी गई है। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं हम। उसके बाद हमारा जो है, आपने क्या सीखा वो देखते हैं, हमने क्या सीखा। सार लेखन में किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई विस्तृत बात को, है ना, उसका मूल भाव सुरक्षित रखते हुए 1/3 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है, ये हमने सीखा और किया भी है। दूसरा है, सार लेखन की उपयोगिता जीवन के कई क्षेत्रों में है। ठीक है, कई क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता है, मतलब इम्पोर्टेंस है, जरूरी है ना, पहचान की जाती है, ऐसे लिखते हैं हम। तो अखबारों में पृष्ठ पर उपलब्ध स्थान के अनुसार समाचार संपादक समाचारों का सार लेखन करता है। आकाशवाणी, है ना, मतलब जो रेडियो सुनते हो आकाशवाणी, दूरदर्शन में भी चूक समय की पाबंदी होती है, चूंकि समय की पाबंदी होती है इसलिए सार लेखन की जरूरत पड़ती है, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। लेखों पुस्तकों का भी सार लेखन किया जाता है। कार्यालयों में पत्रों या फाइलों में सिमटे पूरे पत्राचार का सार लेखन करना पड़ता है। ऐसे भी कई क्षेत्र हो सकते हैं, ये सब हमने पहले पढ़ रखा है। चलो, सार लेखन के मुख्य चरण ये है, क्या है, मूल सामग्री को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना, मूल बिंदु का चयन, संबंधित मूल बिंदुओं का चयन, मूल और संबंधित बिंदुओं को क्रम में लिखना या देना, अनावश्यक सामग्री को छेड़ना या छोड़ना, और 1/3 आकार में सार लिखना। उसके बाद कह रहे हैं, सार लेखन में मुहावरे, लोकोक्तियों, कथाओं, अलंकारों, उदाहरणों आदि का उपयोग नहीं किया जाता है। कोई विशेष शैली नहीं अपनाई जाती है, क्योंकि अगर हम ऐसी शैली या ऐसे घबराए तो वो सरल भाषा में नहीं रहेगा, और सरल भाषा में नहीं रहेगा तो बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा, जब बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा तो फिर फायदा कैसे लिखने का, है ना। चलो, सरकारी पत्रों का सार लिखते समय भी मोटे तौर पर सार लेखन के चरणों का पालन किया जाता है। अंतर केवल इतना है कि उनमें सबसे पहले क्रम संख्या, अधिकारी के पद नाम,
कि किस पोस्ट पर हैं, संबंधित विभाग वो किस विभाग से हैं या मंत्रालय से हैं, पत्र संख्या क्या है, दिनांक क्या है का भी उल्लेख किया जाता है। उसके बाद हमारा आ गया योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार देखते हैं हम। योग्यता विस्तार में कहते हैं पहले नंबर पर, आप अखबार तो पढ़ते ही होंगे, जरा उसमें से कुछ समाचारों की कटिंग निकाल कर लीजिए। अब सोचिए कि अगर आप समाचार संपादक होते और इन समाचारों के लिए आपके पास 1/3 स्थान है, मतलब अगर इतना जगह काटा आपने, अब सोचो आपको इतनी जगह पे ही लिखना है, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, समझ करो इतनी जगह पे लिखना है, तो आपको उसमें से कौन कौन से अनावश्यक पार्ट को काटना होगा। ठीक है, चलो दूसरा है, अगर इन्हीं समाचारों के लिए दूरदर्शन में आपके पास 35-35 सेकंड का समय है, तो इन समाचारों को आप कैसे लिखेंगे, लिख कर देखिए। ठीक है, कोई भी न्यूज़ लीजिए, कोई भी समाचार लीजिए और करके देखिए आप। व्याकरण की जो भी पुस्तकें उपलब्ध हो सके, उनमें से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाली सूची पढ़े और उन्हें याद करें। चलो आगे पढ़ते हैं हम। पाठ्यांश प्रश्न आ गया हमारा। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अंशों का सार लेखन का एक तिहाई शब्द कीजिए। पहला है, सभ्यता और संस्कृति के विकास में धर्म और विज्ञान का हाथ रहता है। धर्म ने मनुष्य के मन में सुधार किया है, बदलाव किया है, मतलब अच्छा किया, और विज्ञान ने संस्कृति को जीता है। विज्ञान ने संस्कृति को जीता है। धर्म हमारे मन को बल देता है और सत्य, अहिंसा, परोपकार, संयम आदि सभी अच्छे गुण धर्म के कारण हैं। सत्य का मतलब सच होता है, ट्रूथ होता है। अहिंसा नॉन वायलेंस, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, है ना। परोपकार, पर उपकार, उपकार करना मतलब अच्छे अच्छा काम करना। संयम मतलब पेशेंस रखना। और ये सारी क्या है, सभी गुण हैं जो धर्म के कारण होते हैं। धर्म अगर अच्छा है, धर्म तो वैसे सारे अच्छे होते हैं, बस ये बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। धर्म हृदय में पैदा होता है, विज्ञान प्रकृति को जीतता है, जबकि अब देखो यहाँ पर विज्ञान की बात दोबारा आ रही है, ये अनावश्यक है। ठीक है, बाकी इसका आंसर मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ, देख लेना आप। चलो पढ़ते हैं। लेकिन यदि धर्म और विज्ञान मिलकर काम करें, तो वह दिन दूर नहीं जब हम केवल राज्यों और देशों से अपने को जोड़ने की संकुचित प्रवृत्ति को छोड़ देंगे। मतलब हम सोचते हैं ना कि अरे ये पता नहीं होगा नहीं होगा, तो ये संकुचित प्रवृत्ति जो है ना, इसको हम छोड़ देंगे, ऐसा सोचना छोड़ देंगे, और हम सोचेंगे कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा अब ये। और करके दिखाओगे आप, जैसे बहुत सारी मूवीज में देखते हो ना कि हीरो ने ये सोच लिया करना है तो करना है, करके दिखाते हैं वो। समस्त संसार को अपना समझने लगेंगे। चलो इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ। तो आंसर यहाँ पर है, उत्तर का जो सार है ये, धर्म और विज्ञान के समन्वय से ये, मतलब इनको जोड़कर सभ्यता और संस्कृति की वास्तविक उन्नति संभव है। सच में उन्नति पॉसिबल है। धर्म मानव को सद्गुणों से विभूषित करता है, सजाता है। विज्ञान प्रकृति पर विजय पाता है। दोनों का समन्वय, समन्वय जुड़ना मतलब होने पर मानव संकुचित दृष्टि से मुक्त हो जाता है ना। मतलब जो उनकी सोच है कि हम नहीं कर पाएंगे, उससे मुक्त हो जाता है। शीर्षक क्या है, सभ्यता और संस्कृति। तो देखो इसका 1/3 कर दिया ना हमने। चलो सेकंड देखते हैं। आज की भारतीय शिक्षित नारी को अच्छी गृहिणी के रूप में न देख पाना पुरुषों की एकांगी दृष्टि का परिणाम है। मतलब एक तरफा जो देखते हैं ना, उसका रिजल्ट है ये। विवाह के बाद उसकी बदलती हुई मन स्थिति तथा परिस्थितियों की कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उसकी रुचियों, मतलब उसको किस इंटरेस्ट, उसका मतलब लेडी को या फीमेल को जिसकी शादी हुई है, बहू बनकर आई है जो, उसकी क्या रुचि है, किस में इंटरेस्ट है, उसकी क्या फीलिंग्स है, उसकी उपेक्षा की जाती है। मतलब उसको इतना भाव नहीं दिया जाता। पुरुष यदि अपने सुख के लिए पत्नी के सुख का ध्यान रखे, तब वह अच्छी गृहिणी हो सकती है, घर संभालने वाली हो सकती है। पत्नी और पति का कर्तव्य है कि वे एक दूसरे के कार्य में हाथ बटाएं और एक दूसरे की भावनाओं, इच्छाओं और रुचियों को ध्यान रखें या रुचियों का ध्यान रखें। आखिर नारी भी तो मनुष्य है, इंसान है, उसकी अपनी जरूरतें भी हैं, और वह परिवार में, पड़ोस में तथा समाज में सम्मान पाना चाहती है। यदि नारी त्याग की मूर्ति है, यदि नारी त्याग की मूर्ति है, तो पुरुष को बलिदानी, है ना, क्या बलिदानी होना चाहिए। चलो इसका सार देख लेते हैं। वर्तमान समाज में शिक्षित नारी की प्रायः सफल गृहिणी के रूप में नहीं देखा जाता।
ठीक है, अब यहाँ 2-3 लाइन का मतलब खत्म ही हो गया, यहाँ से एक एक ही लाइन में बन गया ये। पुरुष नारी का उचित सम्मान करे तो नारी निश्चित रूप से अच्छी गृहिणी बन सकती है। पति एवं पत्नी दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। नारी से त्याग की अपेक्षा रखने वाले पुरुष को भी त्यागी होना चाहिए। बात खत्म। इतने में ही बात हमने सिमटा दी। शीर्षक क्या? आज की नारी। ठीक है, बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। चलो, नहीं आया तो एक दो बार और सुन लो आप। चलो, थर्ड है, जो राष्ट्र अपनी मानसिक संपत्ति की उचित रक्षा करता है तथा उसे उन्नत बनाने के लिए प्रयत्न करता है, केवल वही राष्ट्र मान उत्साह स्वतंत्रता के साथ इस संसार में जीवित रह सकता है। बालक के बालक बालिकाएं राष्ट्र के बालक बालिकाएं राष्ट्र की मानसिक और नैतिक संपत्ति, नैतिक को इंग्लिश में कहते हैं मोरल, मतलब समाज में आप किस तरह से रह रहे हो, आपका क्या व्यवहार है, वो जो प्रकृति संपत्ति से अधिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। जो राष्ट्र इस धन की उचित रक्षा और उन्नति नहीं करता, रक्षा करना मतलब आपको पता है प्रोटेक्शन, उचित मतलब अच्छे तरीके से, उन्नति मतलब ग्रोथ, है ना, फायदा, या जो हम ग्रोथ करते हैं नहीं करता, उसकी उन्नति के पथ से हटकर अवनति के गड्ढे की ओर फिसलने लगता है, मतलब वो उल्टा होता है उसका, मतलब लॉस में जाता है वो। फिर उसके बाद इसका जो सार है वो लिखना है हमें। मानसिक संपत्ति की रचना करने वाला राष्ट्र ही उत्साह और स्वतंत्रता के साथ अस्तित्व कायम रख सकता है। राष्ट्र के बालक बालिकाएं हैं उसकी मानसिक एवं नैतिक संपत्ति है। बिल्कुल सही बात है। अगर बालक बालिकाएं तरक्की करेंगे तो राष्ट्र भी तरक्की करेगा। जैसे इंडिया की तरफ जो नजरें हैं ना बहुत सारे देश की, इसलिए है कि यहाँ पर 60 to 70% टीनेजर्स हैं। टीनेजर्स का मतलब है, हम कह सकते हैं कि 21 से 27 साल के लोग हैं। मतलब से देख लो कितने हैं, 60%, इतने ज्यादा लोग यंगस्टर हैं। तो अब अगर इंडिया को सही डायरेक्शन में हम करते हैं ना तो इंडिया बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि अब यंग एज है, जल्दी लर्निंग ज़्यादा होता है ना, जल्दी जल्दी सीख लेते हैं, इसलिए ये बात कह रहे हैं। प्रत्येक राष्ट्र को इसकी रक्षा करनी चाहिए, मतलब बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान रख के इनको संभालना चाहिए ताकि राष्ट्र हमारा ग्रो करे। शीर्षक क्या है? राष्ट्र धर्म। चलो आगे चलते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित पत्रों के साथ के कथ्य के सार के रूप में देखिए। अब क्या पत्र देखते हैं, संख्या दिया हुआ जैसा कि हमने ऊपर देखा ही था, दिनांक दिया, प्रेषक दिया, मतलब कहाँ, जिलाधिकारी देहरादून, सेवा में कौन है, अवर सचिव ग्राम पंचायत विभाग उत्तराखंड सरकार देहरादून। विषय क्या है, ग्राम पंचायत कार्यालय के कर्मचारियों के लिए पर्वतीय भत्ते की स्वीकृति के संबंध में। पर्वतीय मतलब जो पर्वत वाले क्षेत्र में, हिमालय रीजन में रहते हैं, पहाड़ी रीजन में, उनको अलग से भत्ता मिलता है, उसके बारे में लिख रहे हैं कि उसको स्वीकार कर लो, मतलब वो भत्ता मिले। जैसे बेरोजगारी भत्ता है, कोई बेरोजगार है उसको पैसे मिलते हैं, है ना। जैसे कोई 60+ हो गया, है ना, तो वृद्धा पेंशन मिलता है, भत्ता ही तो है एक तरह से वो। इस तरह से पर्वतीय भत्ता होता है, उसके लिए लिखा है लेटर, पत्र लिखा के देखते हैं हम क्या लिखता है यहाँ पर। लिखते हैं मतलब ये कह रहे हैं इस जिले के लिए स्वीकृति वर्ष 2010-11 में या वर्ष के बजट में पर्वतीय भत्ते के लिए प्रावधान नहीं रखा गया है। अब बजट आया है तो उसमें पर्वतीय भत्ता है ही नहीं, इसलिए पत्र लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में अन्य स्थानों की अपेक्षा महंगाई अधिक है। बिल्कुल सही। जो आप मैगी यहाँ 10 का खरीद रहे हो वहां पर मिलता है 15 रुपए, 20 रुपए का, इस तरह से महंगाई होती है वहां पर। और ज्यादा पर्वतीय क्षेत्र में जाओगे तो और महंगा मिलता है। आगे चलते हैं। इसी वजह से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत समस्त अधिकारी कर्मचारियों का को पर्वतीय भत्ता दिया जाता है। पर्वतीय भत्ता देने का प्रावधान इस जिले पर भी लागू होता है। इस संबंध में सरकार से अनुरोध है कि 2010-11 वर्ष में या वर्ष के बजट में ग्राम पंचायत कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ते का भुगतान करने हेतु इस मद में, इस पक्ष में कितना, 15 लाख की व्यवस्था की जाए और पिछले साल खर्च हुई राशि के लिए कार्य हो जाने के पश्चात मंजूरी प्रदान की जाए, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमने ध्यान से पढ़ा नहीं तो क्वेश्चन तो फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा पत्रों के कथ्य को सार के रूप में लिखे, अब सार के रूप में लिखना है। ठीक है, तो सार के रूप में यहाँ पर मैंने लिख रखा, आप देख सकते हो क्या लिखा हमने। भवदीप विकास कुमार, जिलाधिकारी देहरादून, सार क्रम संख्या 203,
जिलाधिकारी देहरादून, पत्र संख्या सेम वही है, पत्र संख्या तो बदल ही नहीं सकता। चलो पहला दूसरा 2 पॉइंट में लिखा है। पहले पॉइंट में कह रहे हैं जिलाधिकारी देहरादून ने वर्ष 2012-13 के स्वीकृति बजट में पर्वतीय भत्ते के लिए प्रावधान न रखने को देखकर पत्र में लिखा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में महंगाई कारण यहाँ कार्यरत कर्मचारियों को यह भत्ता दिया जाता है। यह प्रावधान देहरादून पर भी लागू होता है, मतलब देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र है, क्योंकि देहरादून तो पर्वतीय क्षेत्र है इसलिए लागू होता है। दूसरा, इस संदर्भ में पंचायत कार्यालय के कर्मचारियों के पर्वतीय भत्ते के लिए वर्ष 2012-13 के बजट में 1.5 लाख कह गया मैं, 15 लाख रुपए की व्यवस्था किया जाए। विगत वर्ष मतलब जो पिछला वर्ष था उसमें खर्च राशि के लिए कार्यों पर मंजूरी की मांग की गई है। अब यहाँ पर ये जो डेट है ना, आप डेट सही कर लो। ये जो बुक है आपकी वो 10/11 की है, जो मैंने आपको भेजा ये कब की है, ये है 2012-13 की। तो आप डेट सेम सेम करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं मैंने। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन इसका सार हो गया, ठीक है, शीर्षक लिख दिया है मैंने। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो आप, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन ये रहा हमारा और उसका सार ये रहा, ठीक है, और शीर्षक ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ से यहाँ तक है और उसका आंसर आ जाते हैं इधर, ठीक है। ये रहा आंसर हमारा इसका और शीर्षक सार जो रहा। चौथा क्वेश्चन ये है हमारा, उसका सार ये रहा और शीर्षक नीचे। वीडियो पॉज कर करके आप यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हो। 5 बहुत है, बाकी ज़्यादा लिखना है आप लिख सकते हो वीडियो पॉज करके। पांचवा ये हो गया हमारा, सार ये हो गया, शीर्षक ये हो गया। छठे का ये रहा और इसके आगे देखते हैं हम। ये रहा इसका सार, शीर्षक। सातवां ये रहा इसका सार और शीर्षक की बात करते हैं हम, ये रहा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आठवां लास्ट। ये आठवां हो गया हमारा, ठीक है। उसका सार ये हो गया, शीर्षक है शिक्षा का उद्देश्य। ये 8 इनफ है, ये 9th करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, 9th में काट देता हूँ। चलो अब एक हम लेटर वाला भी लिख लेते हैं, पत्र वाला। यहाँ पर ये पत्र है। 34, अध्यापक द्वारा स्वयं लिखित पुस्तक हिंदी आलेखन का टिप्पण कला लिखित ये कर रहे हैं, है ना। इसके लिए जो हमने ऊपर किया था वही है, इसका मूल पत्र ये है, सेवा में ये सारी बातें ये लिखी गई है यहाँ पर देखो, ठीक है। भवदीय हस्ताक्षर ये हो गया, उसका उसका सार हमने यहाँ लिखा 1 2 3 पॉइंट में, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिए। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।